हाँ जी, वेलकम टू दी फ्री कोर्स ऑफ पंजाब पीसीएस। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਸੁਣੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ वीडियो का नाम की है हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। ये आप क्लिक करते हो, अभी शेख सर आ जाते हैं और ये आके पूरा इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी। सिमिलरली आप अगर इधर चले जाते हो तो यार ये आता है आपके पास में, कल राघव सर ने पहला लेक्चर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। ठीक है जी, सिंपल है यार। इसमें मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, कहीं पे भी आपको पीसीएस दिख रहा है? कहीं पे भी हम हेडिंग डाल रहे हैं पीसीएस, ना इधर डाल रहे ना इधर डाला हुआ। बट इधर देखो, फ्री पंजाब पीसीएस पॉलिटी, फ्री सीसेट, फ्री दिस पंजाब 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 पंजाब। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, छोटी सी बात मेरी एक सुनो। जो हम यार अदरवाइज यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं सारे, ठीक है, मेन यूपीएससी। इसका एक जो है, इसको हम यूपीएससी पेपर लेता है इंग्लिश में, यूपीएससी पेपर ले रहा है हिंदी में, एटलीस्ट जो हम पढ़ाते हैं। इसमें तो हम ना यार इंग्लिश में पढ़ाएंगे। उसमें अभी तो हमारी दो प्लेलिस्ट बननी है करंट अफेयर्स की, एक में 100% इंग्लिश है, एक में हिंदी इंग्लिश मिक्स है। उसका पंजाब पीसीएस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। आपके करंट अफेयर्स वो नहीं है। जो बच्चा यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है वो उसको देख सकता है। हमने फ्री पीसीएस कोर्स चलाया है पंजाब पीसीएस का, इसके करंट अफेयर्स आपको फ्री में मिलेंगे। ये जो पीसीएस कोर्स है, इसके प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, लेक्चर्स, जो भी कुछ किसी कोर्स में एग्जिस्ट करता है पीसीएस का, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको पीसीएस का फ्री में मिलेगा। उसकी भाई प्लेलिस्ट आएगी अगले मंडे से। अभी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं करंट अफेयर्स के। अगले मंडे से आपको डेली 3 लेक्चर हो जाएंगे आपके, एक सीसेट, एक जीएस और एक करंट अफेयर्स। एक डेली आधे घंटे की करंट अफेयर्स के सारे ट्रिवियल फैक्ट्स, सारे साथ साथ में भी सब्जेक्ट्स में भी करंट अफेयर्स की डिस्कशन हो ही जा रही है। अब 11 दिसंबर को जो सिटीजनशिप वाला एक्ट पास हुआ था, मैंने आपको कराया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन मैंने आपको कराई है। एंग्लो इंडियंस की जो अब नहीं रही रिजर्वेशन, वो मैंने आपको कराई है। जो भी कोई टॉपिक जो कंसेप्चुअल डिमांड करता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो हम जीएस के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल रैंडम फैक्ट्स अगर जो आ रहे हैं करंट अफेयर्स में, इसको हटा दिया, इसको लगा दिया, इसको ये कर दिया, वो कर दिया, जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं। ये वाली सबमिट हो गई, इस सबमिट में ये यहाँ पे हुई थी, इस शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट हुई है। जितने भी आपके पीसीएस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको अलग प्लेलिस्ट में कराएंगे बच्चे। उसका नाम होएगा फ्री पंजाब पीसीएस कोर्स करंट अफेयर्स, ऐसे लिखा होएगा। तो परेशान नहीं होना उसके नीचे कि हुण तां पूरा यकीन हो गया, तुसी तां इंग्लिश ही पढ़ाओगे पंजाब वाले तां और बस गए ये वो। क्यों इतना हाहाकार मचाया है यार? आप डीएसपी एसडीएम बनने की बातें कर रहे हो और ऐसे नहीं करना, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से। बाकी मैंने आपको बोला भाई हमारे अब 100 कोर्स और चलते हैं, वो चलाने नहीं गया हमने। हाँ जी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी फॉर पंजाब पीसीएस, जो फ्री कोर्स चल रहा है। इसमें कल की तरह ही शुरू करते हैं कुछ डाउट से। पहली चीज, एक बच्चे ने पूछा था इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। ये उन्होंने लास्ट लेक्चर में नहीं पूछा, पर मैंने तब उसको इग्नोर किया था क्योंकि मेरे को आज करानी थी इफेक्टिव मेजॉरिटी, तो ये आज के कोर्स में हो जाएगी। उसके बाद में कोई बच्चा बोल रहा है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेसिडेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क है। वो आपके मेंस के पार्ट का सिलेबस है, आपको वहाँ पे अच्छे से करा देंगे। तीसरी चीज़, पार्डनिंग पावर। एक बच्चे ने पूछा कि ये जो पार्डनिंग पावर है ये क्या पावर है भाई? एग्जीक्यूटिव पावर है बंदे की। उस जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट पे आके खत्म हो गई। अब ये प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो माफ कर सकता है उन लोगों को जिनका सुप्रीम कोर्ट के पास से भी चांसेस एग्जॉस्ट हो गए। ये पावर क्यों दी है मैंने आपको कल बताया तो था। 2 कारण हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारी सरकार को या हमारे सिस्टम को लग रहा है, कई बार ना लॉज हमारे 100 150 साल पुराने लॉज भी थे। बहुत सारे लॉज ब्रिटिश के बनाए हुए थे जब संविधान बना, या आज के हिसाब से भी आप देख सकते हो। क्या होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हमने चेक नहीं किया, थ्योरेटिकल प्लेन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन यार ये जो गुनाह है ना, इसकी जो सजा रखी हुई है ब्रिटिश ने, ये तो बहुत ज़्यादा रखी हुई है और यही हमारे लॉ में चला जा रहा है। अनड्यूली हार्श हो गया ये तो काम। उस अनड्यूली हार्श पनिशमेंट को नीचे लाने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए, या दूसरा
हम कभी भी ये तो ट्राई करेंगे ना कि जो बंदे के पास में वो पावर है, कभी भी कोर्स करेक्शन करने की कोई एरर हो गई है जुडिशियल मैटर में, हम एंड तक ट्राई करें कि वो कोर्स अगर करेक्ट हो सकता है तो वो हो जाए, उसके लिए आपके पास पार्डनिंग पावर है। फिर भाई साहब एक थोड़ा सा इशू हुआ, कहते कि जी किस में कन्फ्यूजन हो गई, वीटो पावर में। यार आपको ना हम बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, इसलिए आप मेरी बात सुना ध्यान से। वीटो पावर का कॉन्सेप्ट ही क्यों है इन फर्स्ट प्लेस? जब आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो, बेयर एक्ट खोल के मेरे से बात करनी है, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो आर्टिकल 52 से शुरू हो जाते हो, ठीक है, 60 समथिंग तक आपका प्रेसिडेंट खत्म हो जाता है। कोई वीटो पावर की बात आती है क्या? कहीं पे लिखा है वीटो पावर? कहीं नहीं लिखा। वीटो पावर की बात ही कहाँ पे आती है? जब हम बोलते हैं आर्टिकल 111 में जब प्रेसिडेंट के पास बिल आएगा वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और फिर यहाँ से आइडिया निकल के आता है वीटो पावर का। अब बात आती है वीटो पावर फिर देनी क्यों है? यार हमारी कंट्री ना पार्लियामेंट्री कंट्री है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटी है, जहाँ पे आपकी लोकसभा है या पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा, और यहां से आपके मिनिस्टर्स निकल आते हैं। यहां पे वीटो पावर की इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहां होती है? जैसे यूएसए है, यूएसए में आपके पास में लेजिस्लेचर है और एक एग्जीक्यूटिव है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। इन्होंने ये कोई लॉ हेस्ट में ना पास कर दें, जल्दबाजी में, ये कोई लॉ जल्दबाजी में पास ना कर दें, ये कोई लॉ मैलिफाइड इंटेंशन से पास ना करें, गलत इच्छा से पास ना करें। इसलिए वो कंट्रीज जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन है वहां पे वीटो पावर की वैल्यू है। इन्होंने लॉ पास कर दिया, इसने बोल दिया ना क्वालिफाइड वीटो, ज्यादा लोगों से अप्रूव करा के लाओ। इन्होंने लॉ पास कर दिया, इसने बोला ना मेरे को तो ये रिजर्वेशन है, क्योंकि ये कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये अलग है, ये अलग है, सेपरेशन है, कराएंगे आपको यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बोल दिया कि ना मेरे हिसाब से तो आप इसको दोबारा डिस्कस करो। इन्होंने लॉ पास कर दिया, ये बोलता मैं तो मना कर रहा हूं, या इन्होंने लॉ पास कर दिया, इसने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, अपने पास रख लिया। ठीक, यहां पे इसकी सेंस बनती है। अब हमारे यहाँ पे आपने ये चीज समझनी है कि अगर कभी सो कॉल्ड पॉकेट वीटो, अच्छा बोला था ना बहुत बार यूज हुई है, तो भाई पहले तो यार सुनो, ठीक है, हम यहाँ पे ना आप सबको अपना छोटा भाई बहन मानते हैं, ठीक है, आपको ये कोर्स हम फ्री में दे रहे हैं, हमारे को हम मान के चल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 6-7 महीने हमारे 50-60 लाख रुपए तो लग जाएंगे। एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, आप जाके देखो चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट में 3-3 हज़ार रुपये घंटा लेते हैं सारे, ठीक है, 5-5 हज़ार लेते हैं जो दिल्ली जाके पढ़ाते हैं। तो ये जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा एक खर्चा हो रहा है। अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा ये थोड़ी हुई कि हम आपको ऑफेंड करें। तो अगर हमारा कोई भी वर्ड छोटा मोटा आपको ऑफेंड कर देता है, आप प्लीज बुरा ना माना करो यार, आप हमारे छोटे भाई बहन हो। जैसे आई वॉज टॉकिंग टू समबडी एंड आई वाज सेइंग कि मेरे यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं जब पढ़ता था इंग्लैंड में, हम पढ़ा रहे होते थे, टीचर ना कई बार ऐसे उठा के मार्कर भी फेंक देता था हमारे ऊपर, डस्टर भी फेंक देता था, हम हंस देते थे। अब मुझे पता नहीं था कि यार पंजाब में थोड़ा सा माइंड करते हैं, स्टूडेंट टीचर को ऐसा रिलेशनशिप नहीं शेयर करते, ठीक है, तो आप प्लीज़ माइंड ना करा करो। कमिंग बैक टू दिस नाउ, अब हम क्या बोल रहे हैं सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री, मतलब एक जेन्युइन सवाल था बंदे का कि यार प्रधानमंत्री पागल थोड़ी है कि अपना बिल पास करके खुद ही बोल देगा इसको वीटो कर दे। ना ना ना, ऐसा नहीं होएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कोई बिल पास कर दिया, मतलब हाउस से पास हो गया, चला गया प्रेसिडेंट के पास, अभी एक्शन नहीं हुआ था, बाय चांस एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहे हैं, दूसरी सरकार आ जाती है 3 महीने में, चुनाव होने से महीने पहले कोई बिल पास कर रहे थे जल्दी में, इतने में दूसरी सरकार आ जाती है, ये बोल देती है रुक जा, इस बिल को बताएंगे अभी तुमने क्या करना है। देयर कुड बी डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर बंदा नहीं है यार, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, इस पोस्ट के पास पावर है, मैं ये नहीं बोल रहा बंदे के पास पावर है। यही तो हुआ पॉकेट वीटो में भी, चलो फिर कभी उस पर डिस्कस करेंगे। हुआ ये कि एक, या फिर दूसरी चीज, यहाँ पे बिल चला गया इनके पास, प्रेसिडेंट को पता है कि यार बिल सही नहीं है, लेकिन मेरे तो वैसे ही 15 दिन रह गए, 15 दिन में मेरे 5 साल पूरे हो जाने हैं, मेरी कौन सा इंपीचमेंट हो जाएगी, इतने का तो मेरे को नोटिस ही देना पड़ेगा इनको, फिर बंदों को बुलाना पड़ेगा, इंक्वायरी होएगी, मैं इतने दिन इस पर कुछ काम ही नहीं करता, पॉकेट वीटो यूज कर लेता हूँ। ये इसमें बिकॉज ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है,
तो उसने ऐसा कर दिया। संवैधानिक डिस्क्रिशनरी पावर वो होती है जब, जैसे गवर्नर के केस में आपको बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बच्चे वो होती है जहां पे सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल देती है इंटरप्रिटेशन करके कि इस किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे गवर्नर के पास है कि उस केस में गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशन यूज करनी चाहिए या नहीं यूज करनी चाहिए, ये डिस्क्रिशनरी पावर भी गवर्नर की है। इसको बोलेंगे हम डिस्क्रिशनरी पावर। वेदर यू शुड और यू कैन एक्सरसाइज योर डिस्क्रिशन और नॉट, इफ यू हैव दिस डिस्क्रिशन देन इट्स द डिस्क्रिशनरी पावर इन द राइट सेंस। यूपीएससी इस मामले में बहुत क्लियर रहता है। पंजाब पीसीएस में मैंने सुना है, या बहुत सारे पीसीएस में, कि कई बार अपने आंसर्स भी वो रिवाइज कर लेते हैं। यूपीएससी बहुत क्लियर क्रिस्प रहता है कि यार लीगल सेंस में आप बताओ आपने कोई इंस्टीट्यूट्स के छापी हुई किताबों के बियॉन्ड कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बहुत ज़्यादा क्लियर पैटर्न है और उनके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, वही आपको ट्राई कर रहे हैं हम आज। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। दूसरी चीज़, अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज ना भी हो, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ से बिल चला गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चला गया प्रेसिडेंट के पास, वो तो कोरोना हो गया, बड़ा कुछ हो गया, हाइपोथेटिकली हम मान के चलते हैं। निचले लेवल, अभी प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, निचले लेवल पे ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, सच में शाहीन बाग फैल गया, ये फैल गया, बहुत दिक्कत हो गई। अब थ्योरेटिकली प्राइम मिनिस्टर के पास ही ऑफ पावर है कि वो बोले यार तुम्हारे पास बिल भेजा ना, रोक लिया उसको, मत कर अभी असेंट, पहले मैं इनको मैनेज कर लूँ। ही हैज दैट पावर। वो ऐसे सैडिस्टिक प्लेजर के लिए नहीं मैं बोल रहा कि प्राइम मिनिस्टर बिल भेज देगा फिर बाद में बोलेगा कि रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले। ऑफ कोर्स यार, वी आर, इट गोज विदाउट सेइंग कि एवरीबडी is trying to be sensible। ठीक है, क्लियर। बाकी एज लॉन्ग एज, भाई मेरी बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है, हर किसी को राइट है अपना व्यू पॉइंट रखने का, अपना फैक्ट रखने का। हमने किसी को ऐसे पीछे नहीं पड़ना किसी के। ठीक है, सबका सत्कार करो, सबकी रिस्पेक्ट करो और जल्दी जल्दी से ऑफिसर बन के हमारा नाम ऊंचा करो। चलो जी, तो कंटिन्यू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ में। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की टॉप मोस्ट फॉर्मल पोस्ट हो गई आपकी कंट्री की प्रेसिडेंट। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ऑफिस जो आता है आपकी कंट्री में फॉर्मल, वो है वाइस प्रेसिडेंट का। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, उसकी क्या पावर्स एंड सो ऑन। लिसन, आपको जब मेंस के लिए पढ़ाएंगे तो एक टॉपिक आता है GS2 में, अगर यूपीएससी के लिए भी पढ़ाएं, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट विद द अदर्स। तो उसको हम क्या करवाएंगे, उसमें आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में थोड़ा जापान, रशिया, जर्मनी, US, UK सब करवा देंगे। यहाँ के स्कोप के थोड़ा बियॉन्ड है, उसको रोक लो आप, जितना चाहिए वो हम आपको बता देंगे। इसको बस आप ये याद रखना कि ये जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इट इज़ मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। क्या बात बनी इसकी, अभी आपको आगे एक्स ऑफिशियो वाला पॉइंट जब कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहली चीज जो है वो है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की प्रोसीडिंग्स का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, इनके ऊपर जो बैठते हैं क्लास मॉनिटर, वो है स्पीकर। राज्यसभा के जो ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो बैठते हैं वो है चेयरमैन राज्यसभा। चेयरमैन राज्यसभा कौन है, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं। आई थिंक पंजाबी में इसको साबका बोलते हैं ना, एक्स ऑफिशियो को। तो जो वो बन गए, साबका सरकारी नौकरी जो उनकी लगी वो है चेयरमैन राज्यसभा, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है कि ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हो, साथ साथ में आपकी कोई और सरकारी नौकरी नहीं लगी होगी, कॉमन सेंस है। इसमें बस आप एक चीज याद रखना कि जितनी देर, अगर आपको याद है मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि अगर तो राष्ट्रपति का टाइम पूरा हो गया प्रेसिडेंट का और अगला प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, वही एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर कोई वैकेंसी हो जाती है किसी और कारण से, राष्ट्रपति जी किसी भी कारण से, फ्रॉम हेल्थ टू पर्सनल रीजंस टू एनी रीजन, अगर वो अपनी जो ड्यूटीज को नहीं निभा पा रहे तो इतनी देर आपने टेम्परेरीली वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया प्रेसिडेंट। इस टाइम जब वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, ही शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन राज्यसभा। और जो उनकी चेयरमैन राज्यसभा की ड्यूटीज और जो उनके एंटाइटलमेंट्स हैं, जो उनको मॉनेटरी और अदर बेनिफिट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आज आप
वो नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो, आप प्रेसिडेंट ही हो। ठीक, क्लियर। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, वैसे जब मैं आपको राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स करवाऊंगा तो बता दूंगा। यूजुअली जब चेयरमैन राज्यसभा हमारे पास नहीं है तो उनकी जगह पे फिर डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक और पैनल भी बना होता है, अगर ये भी ना हो तो वाइस चेयरमैन का एक पैनल बना होता है, वो यहाँ पे काम करने लग जाता है। तो विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ठीक है, नाउ आपको एक बेसिक सी चीज समझ आ गई कि वी हैव वन ऑफिस कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन भी हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नेक्स्ट, इसमें उनका इलेक्शन कैसे होता है? जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति जी का इलेक्शन हुआ था, कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए। आपने अपने एमपीज और एमएलएस को चुना, उन्होंने आगे राष्ट्रपति को चुना और हर एक बंदे को उनकी स्टेट के हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट वोटिंग वैल्यू मिल गई। उसी तरह बस एक डिफरेंस क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट्स वोट नहीं कर रही हैं, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। वही सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम तो समझ आ गया था लास्ट क्लास में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि सिंपल सिस्टम, जैसे हम वोट करते हैं एक बंदे को जाके, चाहे 100 में से 10 वोट पड़े और उसमें से भी 6 वोट एक बंदे को पड़ेगी, बस वो जीत गया, चाहे उसको 100 में से 6 लोगों ने ही वोट किया है। चुनाव हालांकि अगर इतनी कम वोटिंग हो तो कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ साल पहले एक केस आया था J&K में, चुनाव कैंसिल ही नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। बट इन एनी केस ये एक सिस्टम आपको पता लग गया। एक दूसरा वोटिंग का सिस्टम है जिसका एक बार फिर नाम याद रख लो, बस हम अभी पहुंच रहे हैं राज्यसभा पे तो आपको एक्सप्लेन करूंगा वोटिंग होती कैसे है। दूसरा तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या था, नॉमिनेटेड मेंबर्स अलाउड नहीं थे। यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड या नॉमिनेटेड सभी एमपीज को वोटिंग करने का अधिकार है। लेकिन किसको यहाँ पे अधिकार नहीं है, जिसको प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग डालने का राइट था, वो थे एमएलएस। चाहे इलेक्टेड हो चाहे अनइलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, एमएलएस कैन नॉट वोट। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इन्होंने ये सोचा था कि दोनों हाउसेस की एक जॉइंट मीटिंग करवा लिया करेंगे, लेकिन 1961 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इस चीज को चेंज कर दिया। तो अब क्या होता है, जॉइंट मीटिंग नहीं होती इलेक्शन के लिए, सेपरेटली इलेक्शन की वोटिंग होती है। नेक्स्ट, हमने प्रेसिडेंट के केस में एक चीज की थी कि जब भी किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कैंडिडेचर्स की सिंसियरिटी मेंटेन करने के लिए एक चीज क्या की थी कि 50 इलेक्टर्स होने चाहिए। 50 लोग लिख के दे कि हाँ जी हम इस बंदे की सपोर्ट में हैं, फिर 50 ही उसको सेकंड करें उस बात को। यहाँ पे क्या है, 20 वाइस प्रेसिडेंट जी के लिए 20 इलेक्टर्स एंड 20 सेकेंडर्स। ठीक जी, चले आगे। अब आता है क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सिंपल सी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 35 साल की उम्र हो, सिटीजन हो इंडिया का। प्रेसिडेंट के केस में मैंने एक चीज बताई थी कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। इन्होंने बनना है चेयरमैन राज्यसभा, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट के लिए क्या रखी थी, मेंबर ऑफ लोकसभा। हाँ, अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या है वो हम जब लोकसभा राज्यसभा करेंगे तब करने वाले हैं। नेक्स्ट, ओथ में भी काफी मिलती जुलती ओथ है, सिवाय उसके जो आपको कंफ्यूज कर रही थी प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट की क्या ओथ थी एक, और वो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट। इनका क्या है, अलीजेंस, फेथ और अलीजेंस रखना है, पूरा विश्वास रखना है, सपोर्ट है भाई अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सेकेंड, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। प्रेसिडेंट की ओथ को कौन वो कर रहा था, एडमिनिस्टर कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की को शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कंडीशंस।
वही कंडीशंस जो प्रेसिडेंट जी के लिए थी वही यहाँ पे है। अगर कोई एग्जिस्टिंग एमएलए या कोई एग्जिस्टिंग एमपी बोलता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ और वो बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, अब उनको अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, किसी के भी। If any such person elected, then ये मान लिया जाएगा that he is deemed to have vacated his seat। किस तारीख से? जिस तारीख से वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जिस तारीख से वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाके बैठ गए, उस तारीख से आप एमपी नहीं हो। ये सुनो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्म एंड रिमूवल। इसका कारण क्या है? आपकी ना ये बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के ना एक जो पेज दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है कि ही कैन बी रिमूव्ड। पहले तो यही है कि 5 साल के लिए ऑफिस रखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा। लिखा हुआ है कि 5 साल के लिए ही कैन होल्ड ऑफिस। दूसरा लिखा हुआ है कि इनके लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है रिमूवल के लिए। अब आता है कि इसको रिमूव कैसे करना है। तो आपके लक्ष्मीकांत में पता क्या लिखा हुआ है? अगर मैं पढ़ के ही सुना दूं, ठीक है, वो लिखा है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक। और फिर उन्होंने उसको डिटेल में भी बताया हुआ है। इस चीज पे ना मेरे को हल्का सा मतलब एक डाउट है। ये डाउट क्या मतलब, मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है कि आपके हाउस में मान लो टोटल 200 लोग हैं, तो इन 200 लोगों की मेजॉरिटी को हम बोलते हैं, मतलब 101 हो गए ना, ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% + 1। लेकिन तो अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत में जो लिखा हुआ है, अगर आपको आज राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो आप कैसे हटाओगे? 200 लोग अगर टोटल हैं तो उसमें से अपने को चाहिए, या 250 अगर टोटल हैं तो कितने चाहिए? 126, 125 + 1। लेकिन अगर हम बेयर एक्ट पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, तो वहां पे लैंग्वेज ये है, ध्यान से सुनो। वो बोलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, एब्सोल्यूट की बात नहीं की। ये क्या बात बनी जो कई दिन से 4-5 बच्चे पूछ रहे हैं ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? मैं तभी नहीं बता रहा था, मुझे लगा यहाँ पे आएंगे ही हम। मान लो आपके 250 बंदे हैं, मान लो क्या राज्यसभा में 250 बंदे हैं, उसमें से आर्गुमेंट सेक के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 10 लोग जो हैं, 10 आपके पास वैकेंसीज हुई हुई हैं। मान लो 6 बंदों ने रिजाइन कर दिया अपनी मर्जी से कि यार मेरे को नहीं चाहिए राज्यसभा की मेंबरशिप। 4 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और इन 10 सीट्स पे भी चुनाव होने हैं। तो अगर आज वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ड्यू है, आपके पास कितने बंदे बैठे हैं? 240, क्योंकि 10 बंदे तो है ही नहीं। तो इसकी कितनी हो गई? 120 + 1, 121। ये हो गई 121। अगर मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूछूं, वो है 126। आपको मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ये बोलती है हमारे हिसाब से कि ऑल द देन मेंबर्स का मतलब है 121 चाहिए, ना कि 126 चाहिए। इस चीज को क्या बोलते हैं? जब हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में से वैकेंसीज निकाल देते हैं, इस चीज को बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो अगर आपको पेपर में सवाल आता है कि वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए आपको चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो चाहे आपके मेरे शायद से आपको जो पीडीएफ मिली है ना, वहां पे भी किसी ने वही कॉपी किया हुआ है, तो इसलिए मैं लेक्चर में क्लैरिफाई कर रहा हूं आपको दोबारा अगेन। अगर आपको सवाल आता है तो ये चीज आप देखोगे, क्योंकि ये तो बेयर एक्ट है ना यार, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, तो ये मेरी किसी किताब की इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक। तो ये क्लियरली बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे एज इट इज लिखा है ताकि जो आप किताबें पढ़ रहे हो आपको वो भी पता हो कि वहां पे ये लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है। तो इसको हम अब इसको थोड़ा सा डिलीट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज ठीक है कि जब राज्यसभा की इफेक्टिव मेजॉरिटी ने उसको पास कर दिया, उसके बाद
एग्रीड टू बाय दी लोकसभा। फिर लोकसभा ने सिंपल मेजोरिटी से उसको बस एग्री ही करना है, उसको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, चैलेंज नहीं है, कोई बड़ा मापदंड नहीं है उसके लिए। नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज इन एडवांस नोटिस। 14 दिन का एडवांस तो वाइस प्रेसिडेंट जी को भी चाहिए, वो भी आके अपनी क्लैरिफिकेशन तो दे सकें कि यार क्या हो गया, बुरा क्यों लग रहा है आपको। ग्राउंड क्या है राष्ट्रपति जी के में उसके रिमूवल इम्पीचमेंट के थे हमारे पास, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस तरह के है ना। यहाँ पे क्या है, कोई ग्राउंड नहीं है। आप बोल सकते हो भाई मर्जी हमारी नहीं चाहिए, चेंज करना है हमने वाइस प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और बहुत सारे और भी डाउट्स बच्चों ने पूछे हुए हैं इधर उधर, वो सारे एड्रेस हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में राष्ट्रपति जी का आपको इसके फर्दर डिटेल जो है वो हम राज्यसभा में करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सबसे मेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस इज द प्राइम मिनिस्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल टॉपिक है। पूरे इंडिया में चुनाव करवा लो, जिस पार्टी के पास बहुमत आएगा, मतलब कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, उस पार्टी के सबसे, जिसके मतलब इन थ्योरी 50% प्लस 1 MP चुने जाएंगे। नॉर्मल सिचुएशन में उस पार्टी का जो हेड होगा उसको बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। जैसे बीजेपी है उस मेजॉरिटी में है, उनका बंदा नरेंद्र मोदी जी हमारे बन गए सबके प्राइम मिनिस्टर। बट आप एक चीज हमेशा याद रखा करो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की या डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है कि चाहे मुझे मनमोहन सिंह जी पसंद थे चाहे नहीं थे, चाहे मैंने कांग्रेस को वोट डाली चाहे मैंने बीजेपी को वोट डाली, मनमोहन सिंह जी मेरे प्राइम मिनिस्टर थे। चाहे मुझे मोदी जी पसंद हैं चाहे नहीं है, मैंने उनको वोट डाली है नहीं डाली, जब वो बन गए हैं तो वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी हमने इज्जत करनी है। हाँ, चाहे अब मेरे को मनमोहन सिंह जी पसंद थे, उनकी भी कोई खराब पॉलिसी है तो उसका मैं क्रिटिसिज्म करूंगा, क्योंकि गांधी जी क्या बोल के गए हैं कि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम्हारा राइट नहीं है, ड्यूटी है, ड्यूटी बनती है आपकी। एंड सेम इज ट्रू अबाउट मोदी जी। मैंने वोट डाली, उनको प्राइम मिनिस्टर बन गए, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म से तो लायबल है ही अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है एट द एंड ऑफ द डे। रूल तो मैं कर रहा हूँ घंटे, कभी कभी अपने को लगता है अपनी भगवान है। इस वाले सिस्टम, इस तरह से आपने नागरिक बन के रहना है, बट एट द सेम टाइम आपकी वो ऐसे नहीं हो सकती एज अ सिटीजन कि यार ये मेरा प्राइम मिनिस्टर ही है नहीं, या आइदर वे इफ यू आर लाइक फ्रॉम आइदर ऑफ दीज आइडियोलॉजीज। चलो खैर, अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी रिपीटेडली बोल चुकी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है क्या कि देयर शैल बी a council of minister with prime minister to head and at the head to aid and advise the president। क्या मतलब है इस बात का कि यार राष्ट्रपति जी को संविधान में, रिपीट कर रहा हूं भाई, रिपीट कर रहा हूं, संविधान राष्ट्रपति जी को वो नहीं दे रहा है, डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो सकती हैं जहां पे वो कोई डिस्क्रिशनरी पावर अपनी एक्सरसाइज कर दे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अब यहाँ पे यहाँ तक बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, कहते हैं कि यार मान लो ना मोदी जी के 5 साल पूरे हो गए, चुनाव घोषित किए हुए हैं, जितनी देर चुनाव हो रहे हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने, उतनी देर अगर राष्ट्रपति जी को कोई डिसीजन लेना है तो भी प्रधानमंत्री है भाई, अभी मोदी जी, अभी हम जिंदा हैं, प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये कि भाई इनसे पूछ के राष्ट्रपति जी ने डिसीजन लेना है, ये नहीं है कि बस यार अब मैं क्या करूं, अभी अगला प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, वो आएगा फिर उससे पूछ के लेना है। जिस समय आपके पास कोई बॉडी नहीं एग्जिस्ट करती ना कि यार प्राइम मिनिस्टर है नहीं, क्यों, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है अभी तो, या डेथ होगी प्राइम मिनिस्टर की, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जो बंदा अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है उसके पास में तो मेजॉरिटी ही है नहीं, तो अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं है जहां पे राष्ट्रपति जी अपने डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को बहुत एम्पली क्लियर कर दिया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। यहां पे इंदिरा गांधी सही चीज कर गई कि क्लियर करो भाई, राष्ट्रपति जो है ना वो थ्योरेटिकल पोस्ट है, वो सिंबॉलिक पोस्ट है, वर्चुअली डिसीजंस जो कंट्री में लिए जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जाएंगे। ऐसा होने का भी बड़ा एक सिंपल सा कारण है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एक निमित्त मात्र है कौन, ये आप ही ने तो चुन के भेजे हैं। तो जब ये डिसीजन ले रहे होते हैं तो बेसिकली इसका भाव होता है कि आप डिसीजन ले रहे हो, आपने डायरेक्टली वोट करके इनको चुन के भेजा है अपने एमपीज को, और उन एमपीज में से आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, और उन एमपीज में से एक बंदा आपका
प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऑल्दो हमारी कंट्री में ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी आ सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। मनमोहन सिंह जब राज्यसभा से ही आते थे, एक बार उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था, बसंत कुंज से हार गए थे, फिर उन्होंने चुनाव लड़ने बंद कर दिए। ठीक है, तो क्या है कि आइदर वे ऐसे होता है। बीजेपी में भी ऐसा ही है। इनफैक्ट जस्ट सो यू नो, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तब मोदी जी बहुत ज्यादा बोलते थे कि यार ये क्या है, कम से कम आपका प्रधानमंत्री चुनाव तो लड़के आना चाहिए। ठीक है, अब जब उनकी खुद की कैबिनेट थी तो उसमें क्या था, अरुण जेटली जी राज्यसभा, तब की अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी जी राज्यसभा, सुरेश प्रभु जी राज्यसभा, ये हमारे दूसरे थे पानीकर जी, वो एक और मिनिस्टर थे राज्यसभा। इस तरह से अगर आप देखो, जावड़ेकर जी राज्यसभा, इस तरह से आप देखो तो पूरी उनकी आधे से ज्यादा कैबिनेट राज्यसभा से आई हुई थी। तो मतलब प्रीचिंग वाटर एंड ड्रिंकिंग वाइन होना बिल्कुल सही बात है। मतलब आई पर्सनली फील कि हाँ ठीक है भाई, आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से आने चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मत है। संविधान ऐसा कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है जहां मर्जी से आए। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस, हमारे पास एक ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का। उस ऑफिस में हमने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे ही बात करनी है। अदरवाइज जब आप मेंस के लिए आओगे तो आपको मैं काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो टू सपोर्ट योर आंसर। व्हेन आई वाज सेइंग ना कि बुक्स विच आर पॉपुलर दीज डेज आर नॉट मेंट फॉर GS2, मेरा मतलब ये था, वो यहाँ पे तो खत्म हो जाती हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ये नहीं कर सकता। कोई इवैल्यूएशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। क्वेश्चन आपको आ गया कि यार कोएलिशन पॉलिटिक्स का ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर में क्या इफेक्ट हो सकता है। अब आप अपने ना वहां पे अंदाजे लिख के आते हो, आपके पास में बिल्कुल ऐसा लिखने के लिए नहीं होता कि यार एज चंद्रशेखर जी की सरकार में ऐसा हुआ था, या VP जी के में ऐसा हुआ था, या पर्सनैलिटी पे मैटर करता है, एंड देन सो ऑन। तो आपकी ना थोड़ी रीडिंग बेस अच्छा हो, इसलिए मैंने बोला है कि मेंस की क्लासेस में हम आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं, मैंने फिर भी एक थोड़ा सा लिया है। वो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अदरवाइज क्या बोलते हैं, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड को एक और चीज हम क्या बोलते हैं, उधर के सिस्टम को प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ पॉलिटी भी बोलते हैं, या वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ पॉलिटी भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जैसे एक लंदन में अगर आप चले जाओ तो एक सेंटर में एक एरिया है, ये जा रही है थेम्स नदी, यहाँ पे है ऐसे वो लंदन व्हील, नमस्ते लंदन वाला, नदी के इस पार इस तरह से ये बना हुआ है उनका पार्लियामेंट। इस एरिया को बोलते हैं वेस्टमिंस्टर। जैसे मान लो कि इस एरिया का नाम होता बरनाला, तो ये बरनाला फॉर्म ऑफ पॉलिटी हो जाती। वैसे इसका नाम है वेस्टमिंस्टर, तो इसको वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ पॉलिटी भी बोलते हैं। इससे ना मैं आपको एक वैसे बात बताता हूँ, अगर आप लंदन चले जाओ, ये सारा एरिया घूमो, एंड आप फिर क्या करो, आप कैलकाटा जाओ। कैलकाटा में जो एरिया है, जैसे ना इस तरह से वो नदी जा रही है, कौन सी नदी जाती है, हुगली, ऐसे यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही ब्रिज बना हुआ है, जैसे उधर टावर ब्रिज बना हुआ है। जिस तरह से वेस्टमिंस्टर का पार्लियामेंट ऐसे फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर, नदी के ऊपर, थेम्स के ऊपर, वैसे ही एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर से आपका जो वो हावड़ा का ट्रेन स्टेशन है वैसे ही फ्लोट कर रहा है। जिस तरह वहां से आप आगे चले जाओ ऐसे पिकाडली सर्कस पहुंच जाते हो, उसी टाइप के आर्किटेक्चर में आप ऐसे चले जाओ तो पार्क स्ट्रीट पहुंच जाते हो। तो कहने का भाव क्या है कि उन्होंने कैलकाटा जो है, बिल्कुल जो कोर एरिया है, ब्रिटिश ने बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा उनका सेंट्रल लंदन बना हुआ है। लेकिन एक डिफरेंस है बस। डिफरेंस क्या, आप एक काम करो, आप सेंट्रल लंदन में भी एक चीज कर दो कि वहां पे से सेंट्रल लंदन से आज सारे के सारे ब्रिटिश निकाल दो, और वहां पे हम बहुत सारे इंडियंस को भर दें, और वो इंडियंस जो पान भी खा रहे हैं, सिविक सेंस भी नहीं है, थूक भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और 100 साल बाद फिर उस लंदन में जाएं कि आओ देखें इस शहर का क्या हुआ। तो जो आपको वहां पे लगेगा वही डिफरेंस लंदन और कैलकाटा में है। आर्किटेक्चरली कोई फर्क नहीं है। I went to Havda and I was so disappointed unfortunately because ढांचा बिल्कुल सेम और ऊपर बिल्कुल ही डिफरेंट। Otherwise Calcutta is a very nice city, people are very nice. Okay, चलो coming back to this thing, अब क्या हो रहा है कि कुछ थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लॉर्ड मॉर्ले ये क्या बोलते थे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइमस इंटर पारेस,
फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अब भाई मेरे को लैटिन अच्छे से आती नहीं, जो भी लैंग्वेज है, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन को माइंड मत करना। कहते हैं कि जैसे इंडिया की टीम होती है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये सारे खिलाड़ी बराबर हैं, लेकिन इनमें एक कैप्टन होता है जिसका नाम है, मान लो, महेंद्र सिंह धोनी। अब ये कैप्टन है, ये सब बराबर हैं, इनमें ये फर्स्ट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो इसको निकाल देंगे और ये कोई इससे खराब है और ये कोई इससे अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि अदरवाइज बाकी भी बहुत सीनियर ही काउंट होते हैं। तो ये नहीं है कि ये कोई अलग है, कैप्टन को 2 बैटिंग मिलेंगी, बाकी सबको 1 बैटिंग मिलेगी, बट इसका एक स्पेशल स्टेटस है। ऑन द अदर हैंड सर विलियम्स क्या बोलते हैं, कहते हैं कि स्टेलास लूना मिनोरेस, मतलब मून अमंग द स्टार्स, बाकी सारे वो हैं, सितारे हैं, और ये चांद है। ठीक है, तो ये जो आपके मिनिस्टर्स हैं, ये क्या है, सितारे और चांद। अभी मध्य प्रदेश में अमित शाह जी चांद सितारे तोड़ लाए ना, ठीक है, तो चांद सितारे भी टूट जाते हैं। तो खैर आपको समझ आ गया, कॉल्ड स्टेलास लूनास मिनोरेस, मून अमंग द स्टार्स। इसी में 1-2 आपको और ये पता हो, लास्की, हैरोल्ड लास्की क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि द पिवट ऑफ द होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है उसका जो एक मेन स्ट्रक्चर है, जो पूरा उसको जोड़ के रख रहा है, वो पिवटल रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे करता है। क्यों करवा रहा हूँ ये आपको, पॉलिटी में ऐसे आपको स्टेटमेंट्स आ जाएंगी कौन सी है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो एक बार पढ़ी हो। एंड आइवर जेनिंग, सर आइवर जेनिंग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि सन अराउंड विच दी प्लैनेट्स रिवॉल्व। ये बोलते हैं भाई चांद नहीं है प्रधानमंत्री, ये तो सूरज है जिसके अराउंड सारे मिनिस्टर्स रिवॉल्व करते हैं। देखो पता है क्या, वैसे ना बहुत ज़्यादातर राइट विंग वाले बोलते हैं कि यार नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। टू सम एक्सटेंड ना हमारी कंट्री में एक और काउंटर कल्चर डेवलप हो गया है। पहले क्या था कि कोई भी बंदा रीजनेबल बात करता था तो उसको ना हम बस ऐसे रिडिक्यूल कर देते थे कि यार हाँ ये तो बस ऐसे गोरों के वो हैं, पिछलग्गू हैं। अब इसका ऑपोजिट हो गया, अगर कोई हल्की सी भी बात ऐसी करता है ना जो जिसमें थोड़ा सब्सटेंस हो सकता है, तो ऑल ऑफ अ सडन ना हम उसको कट्टर कह के रिडिक्यूल कर देते हैं। जैसे अगर आप कोई बंदा अब ये सिंपल सी बात है कि यार पंजाब की आप हिस्ट्री देखो, कितने अन्यायपूर्ण हिस्ट्री है 1980s की। अब अगर आप न्याय मांगो, आप बोलो कि यार जिन्होंने राइट्स किए उनको फांसी डालो, क्या दिक्कत है इसमें, तो भाई ये कट्टर थोड़ी बात कर दी किसी ने, वो सिख कट्टर थोड़ी हो गया, वो जेन्युइन बात कर रहा है, यार कमाल है, दंगे हुए हैं तुम्हारे। ठीक है, अब अगर आपकी प्रधानमंत्री है या कोई भी है, पब्लिक उसमें आई है, सार्वजनिक जीवन कम्स विद दिस थिंग कि यार कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मेरे एक्शन के। अब अगर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर लो, लेकिन अगर आपने इनोसेंट लोगों को मारा दिल्ली में यहाँ पे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। तो मेरा मतलब कहने का भाव क्या है, आज की डेट में क्या हो गया कि आप हल्की सी वैसी बात करने लगते हो ना जो बिल्कुल मतलब थोड़ी सी भी एक आइडियोलॉजी से मिलती जुलती नहीं है, तो ऑल ऑफ अ सडन यू आर लेबल्ड एज कट्टर। अब जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये अदरवाइज बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ऑपोजिट ट्रू है कि कट्टर व्यू पॉइंट ही रखना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज की मेरिट तो चेक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज में नेहरू जी की गलती निकाल देना बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचो, आज के प्रधानमंत्री, इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कुछ होने के बाद में भी देश चलाना कितना मुश्किल है। आप एक बार सोचो, नेहरू को जो देश मिला है उसमें क्या है, मैक्सिमम लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन, मैक्सिमम लोग मॉल न्यूट्रिशन, 200 साल की गुलामी, एजुकेशन है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, वैसे देश को चलाना है कितना मुश्किल रहा होगा। उसमें बंदे ने जो डिसीजन ले लिए, कुछ ठीक हो गए कुछ गलत हो गए, भाई उसमें क्या है, जो आपको ठीक लगे वो ठीक है, जो गलत लगे गलत है। बट इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ने तो कुछ गलत किया ही नहीं हो सकता, यही मेरा मतलब है कि ये नहीं है कि उन्होंने सब कुछ गलत कर दिया, पर ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यार एक फैक्ट है, ठीक है, मौलाना जी ने जब रिजाइन कर दिया उसके बाद में कांग्रेस का प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उस प्रेसिडेंट के चुनाव में नेहरू जी को बना लिया गया मई 46 में। अब उसके बाद में अगस्त 46 में ही इनको बुला लिया गया इंटरिम सरकार बनाने के लिए, और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए बाद में। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि 15 में से 12 प्रोविंशियल असेंबलीज ने बोला था कि यार पटेल के लिए सहमति दिखाई थी, और फिर गांधी जी ने पटेल जी को बोला था कि अपना विड्रॉ कर लो जो आपका कैंडिडेचर है।
भाई ये है तो देयर इज सम सब्सटेंस टू दैट। हमारे पेपर में नहीं आता, बात अलग है, अच्छी बात है पेपर में नहीं आता, पर मेरा सिर्फ कहने का भाव ये है कि इन जनरल व्हाट आई सी कि किसी भी बात को बस आपने पकड़ के बैठ गए कि असि साडा काका तो इदा ही करो, वो गलत है। हर चीज पे किसी एक पार्टी की गलती निकालना, चाहे अभी की भी रूलिंग पार्टी के लिए ट्रू है कि हर चीज पे उसकी गलती निकालना, या आजकल की पार्टी ने किया तो सब अच्छा ही किया होगा, वो थोड़ा सा क्रिटिकल आपकी कैपेबिलिटी पे को थोड़ा सा कलर कर देता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल, एंड दैट हैज बीन द केस ऑलवेज। चलो जी, अब आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं? पहला, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का हेड है ये सबसे ऊपर। दूसरा, लीडर ऑफ द कैबिनेट, लीडर ऑफ द कैबिनेट। इस पे हमारे यहाँ भी कैबिनेट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, इन चीजों के ऊपर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। इनको ना लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी बोल रही हैं कुछ किताबें, ठीक है, और ये इतना गलत नहीं है ऐसा बोलना। बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि लोकसभा का लीडर तो स्पीकर हो गया, भाई वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो काइंड ऑफ मॉनिटर है, पर लोकसभा के स्पीकर को भी मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस प्राइम मिनिस्टर से ही जानी है। लोकसभा का स्पीकर ही उस बेसिस पे बैठा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको चुनवा के वहां पे भेजा है। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है वर्चुअली, जितने भी आपके बाकी ऑफिसेज हैं, हाँ प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, बट अदरवाइज वर्चुअली जितने भी आपके बाकी ऑफिसेज हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, पर पीछे का उनका माइंड प्राइम मिनिस्टर है, पावर इनके पास में, वर्चुअली यही ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास लीडर ऑफ द पार्लियामेंट में ही। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि लीडर ऑफ द पार्लियामेंट उनको बोला जा सकता है, इसका रीजन क्या है कि किस दिन मीटिंग शुरू होनी है, किस दिन क्या प्रोग्राम डिस्कस होने हैं, हाउस को कब प्रोरोग करना है, कब डिसॉल्व करना है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। अनाउंस कौन करता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहा है। डिसाइड तो ये कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रेसिडेंट को कि हाउस को प्रोरोग करो, हाउस को समन करो, बुला लो सबको, भेज दो सबको, डिसॉल्व कर दो। उसके बाद में चाहे किसी भी मिनिस्टर का विषय हो, कुछ भी हो, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस ये प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये बोल सकते हैं, आप चाहे बात कर लो फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई विषय है और प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर को कि रुक जा भाई मैं बताता हूं इस बारे में। चीफ स्पोक्स पर्सन है, लीडर ऑफ द हाउस है, इसलिए इनकी स्पेशल एडवांटेज है, स्पेशल एडवांटेज। इसलिए क्वेश्चन बनता है कंपैरिजन बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कंट्रीज के प्रेसिडेंट, नॉट इंडियन प्रेसिडेंट एंड अदर प्रेसिडेंट, वो तो कंपैरिजन ही नहीं बन पाता। ठीक, he can correct the errors made by his ministers on the floor of the house and even rebuke and reprimand them। ये भी बोल सकता है मिनिस्टर को कि भाई एक सेकंड क्या बोली जा रहे हो आप। ठीक, यू अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिसीज के जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं, जो भी आंसर्स करने हैं, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। तभी तो बल्कि इनफैक्ट शोर भी मचाती हैं बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज की, प्रधानमंत्री आके जवाब दे, प्रधानमंत्री आके जवाब दे। जब कोई थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है उस दिन प्रधानमंत्री यूजुअली भेज देते हैं मिनिस्टर्स को कि भाई यू हैंडल इट। ठीक है, ही रिप्रेजेंट्स द कैबिनेट एज अ होल अनलाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी चीज है, हम करेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, बट फॉर नाउ प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैप्टन है पूरे इसका, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स और स्टार मून अमंग द स्टार्स और सन अमंग द अदर प्लैनेट्स, जो भी आप उसको बोलना चाहो। उसके बाद में एक और जो पावर है प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या है कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। उसकी भी गवर्निंग बॉडी के ये ऊपर बैठते हैं, तो नीति आयोग के भी चेयरमैन है। ये सारी चीजें जो मैंने भी आपको बताई हैं इनकी पावर्स, ये सारी आगे जाके डिटेल में डिस्कस होनी है। फॉर नाउ आपको एक बार पता लग गया इनकी पावर्स का। ये देखो भाई, मैं आपको बोल के हटाऊं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। मतलब आर्टिकल 74 मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन तब भी राष्ट्रपति को ये नहीं बोलता कि यार अब तो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, अब तो मैं अपनी चलाऊंगा। ठीक है, एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, तो आई होप कल थोड़ी सी जो हमारे वो हो रहे थे, डाउट्स हो रहे थे, वो थोड़े क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं भाई अपॉइंटमेंट्स पे। बाकी प्रधानमंत्री तो आपको समझ आ गया कैसे अपॉइंट होता है,
मेन पार्टी जो जीती हुई है उन्होंने बोल दिया ये हमारा प्रधानमंत्री, और वो बन के प्रधानमंत्री, उन्हीं को लगाना है उन्होंने फिर अब, क्योंकि अब उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि तो क्या हो गया तुम्हारे पास मेजोरिटी है, मैं तो किसी और को लगाऊंगा, क्योंकि अगर इनके पास मेजोरिटी है तो लोकतंत्र है, ये सबसे बुनियादी आइडिया। बाकी मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और बाकी अगेन बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सारे मिनिस्टर्स एज आई सेड अर्लियर दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब समझ आ गया था कल, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट क्या है? बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर के लिए ट्रू है, ये यूनियन की बात हो रही है अभी। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस, और वो कहाँ दी हुई है? थर्ड शेड्यूल में। उनकी सैलरीज कहाँ दी हुई है? लाइक आई सेड इन द लास्ट क्लास, द वन बिफोर, सेकेंड शेड्यूल में। और मिनिस्टर कौन बन सकता है? कोई भी बंदा मिनिस्टर बन सकता है अगर वो लोकसभा या राज्यसभा से आता है। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा से नहीं आता तो भी वो मिनिस्टर बन सकता है। फिर उसके पास 6 महीने रहते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा से एमपी बन के आना है। अ मिनिस्टर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house shall cease to blah 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 blah। मतलब यही है, ठीक है क्या, कि 6 महीने हैं आपके पास। आप, ये चीफ मिनिस्टर के लिए भी ट्रू है, स्टेट्स में भी यही ट्रू होता है कि आप मिनिस्टर बन सकते हो, फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए बन के आना है। अगर आपकी स्टेट में 2 वो हैं, विधानसभा और विधान परिषद, फिर आपको 6 महीने में कहीं से भी आना है। क्लियर? तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, समझ आ गया? नाउ मिनिस्टर के पास एक और पावर रहेगी। यूजुअली अगर आप कोई एमपी है, मान लो हमारे किरण खेर जी हैं चंडीगढ़ के, लोकसभा से चुने हुए हैं, लोकसभा में ही बैठेंगे, उसी कमरे में जाके, उसी क्लास में जाके अपनी बातें बोलेंगे। राज्यसभा वाले जो हैं वो राज्यसभा में जाके बैठेंगे, वहां पे अपनी बातें बोलेंगे। बट मिनिस्टर जो है ना, मिनिस्टर हैज अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइदर हाउस। वोटिंग वो अपने हाउस में ही कर सकता है, उस पर हम आएंगे। जब किसी भी विषय पे वोट होएगी तो ये अपने हाउस में ही वोट करेंगे, पर जो बंदा मिनिस्टर बना है वो दोनों हाउसेस में जाके बात कर सकता है। 91st अमेंडमेंट ने एक चीज कर दी थी जो आपको जाननी है, यूटी का केस बाद में डिस्कस करेंगे, बट अदरवाइज 91st अमेंडमेंट ने क्या बोला है कि जितनी भी हमारे पास में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, किसकी? लोकसभा की, मैक्सिमम कितने बंदों को मिनिस्टर बना सकते हैं? 15% को स्ट्रेंथ के। तो अगर मान लो आप मोटा मोटा आपके पास में 545 लोग हैं, तो कितना, 81-82 जितना भी हुआ, इतने आप मिनिस्टर्स बना सकते हो। इससे ऊपर आप मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। इसका रीजन क्या है? मिनिस्टर्स कम्स विद टू मच ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनके 10 गाड़ियां आगे चाहिए, 10 गाड़ियां पीछे चाहिए, 4 एम्बुलेंस चाहिए, 5 फायर ब्रिगेड चाहिए उनके आगे पीछे, 5 बैंड बाजे वाले चाहिए, 2 ये 2 कुल्फी वाले, ऐसे सब चल रहा होता है ना। मिनिस्टर आता है तो हम सबको खड़ा कर देते हैं लाइन उधर सिग्नल्स पे कि रुक जाओ अभी आधा घंटा, ठीक है कोई बात नहीं, एम्बुलेंस का क्या है, हॉस्पिटल तो जा रहे हो, ठीक है। तो वो सारा जो आपका तामझाम है, वो सारे के लिए ऐसा बोला गया है कि यार मैक्सिमम आपका थोड़ा लीन रहे सिस्टम, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के ही लोकसभा में मिनिस्टर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। तो चलो यहां से अब हम देखते हैं आगे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में ही कुछ चीजें बेसिक्स ही आपको फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। पहली चीज क्या है कि प्राइम मिनिस्टर कौन लगेगा? जो मेजॉरिटी पार्टी का हेड होगा। क्लियर? कौन लगाएगा, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अब ये एक इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, तो उनके पास में फ्रीडम नहीं है कि जिसको मन किया अपॉइंट कर दिया। वो किसी सिचुएशन में वो फ्रीडम आएगी उनके पास, उस पर मैं आ रहा हूं। अदरवाइज किसी पार्टी के पास में बहुमत है या कोई 4 पार्टीज इकट्ठी होकर क्लियरली बहुमत दिखा रही है, तो फिर उनके लीडर को प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर की शपथ खिला देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइक आई सेड कि वो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पास क्लियर बहुमत नहीं है लेकिन पार्टीज आ गई। अब यहां पे आते हैं, चलो दूसरी चीज क्या है कि मान लो ऐसा हो गया 3 पार्टीज के पास में 200 मतलब 150 बंदे आ गए,
और बाकी इंडिपेंडेंट है। अब प्रेसिडेंट के पास में ये फ्रीडम है कि वो इनमें से किसको बुला ले कि ले भैया तुम सरकार बना के दिखा दो। ये दोनों भी जा सकते हैं इकट्ठे होके, ये दोनों भी तो जा सकते हैं इकट्ठे होके, ये दोनों भी जा सकते हैं इकट्ठे होके। सो एज द केस में भी यहाँ पे राष्ट्रपति जी के पास एक वो फ्रीडम रहेगी। ये भी राष्ट्रपति जी के पास फ्रीडम रहती है कि अगर कोई भी क्लियरली बहुमत नहीं दिखा पा रहा तो वो बोलते हैं कि चलो जी अगले चुनाव डिक्लेयर करते हैं, इलेक्शंस कराते हैं दोबारा। ठीक, यू अंडरस्टैंड। तो इन नॉर्मल सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहे हैं? जो आपको ऊपर से, अब पार्लियामेंट्री कस्टम है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसकी सरकार बन रही है उनका लीडर को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नाउ इसमें अगेन लाइक आई सेड अर्लियर कि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ से आते हैं? लोअर हाउस से, लोकसभा से। हमारे यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, राज्यसभा से भी आ सकते हैं जैसे मैंने कल भी बताया था, और लोकसभा से भी आ सकते हैं। अभी हमारे एक्स प्रधानमंत्री जी राज्यसभा से ही थे। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री की ओथ, शपथ। कौन करा रहा है उसको एडमिनिस्टर? प्रेसिडेंट। बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही शपथ एडमिनिस्टर करते हैं। अब यार इसमें ना कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की ओथ पहले होगी कि बाकी मिनिस्टर्स की। ऐसा थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे थोड़ी बोलेगा कि महेंद्र सिंह धोनी हूँ, चलो भाई ओपन इससे करा लेता हूँ, मैं तो 6 डाउन पे आऊंगा। पहले प्रधानमंत्री जी भी तो बताएंगे कि ये मेरे ये मंत्रालय है, ये मेरे बंदे हैं जिनको मैं मिनिस्टर बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि चलो यार माइनॉरिटी अफेयर से शुरू कर दो, यूथ अफेयर से शुरू कर दो, ऐसे नहीं होएगा। ऐसे आपको खुद भी थोड़ा सा अपना मतलब क्वेश्चंस जो है रीजनेबल रखने हैं। ओथ कहाँ दी हुई है? 3rd शेड्यूल में। क्लियर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगेन इनकी ओथ क्या रहती है? इनकी भी ओथ रहती है, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका लॉजिक। सीक्रेसी की तो ओथ रहेगी। इन एडिशन टू दैट अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, to do right to in all manner of people according with the constitution without fear and affection or ill will। जो इस टाइप के फैक्ट्स है ना, ये हम आपको MCQs के थ्रू कराएंगे। आपको बस इतना पता हो 3rd शेड्यूल में इनकी ओथ रहती है प्राइम मिनिस्टर की, जो एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट, और सीक्रेसी की ओथ खाते हैं ये इन एडिशन टू अदर थिंग्स। नाउ नेक्स्ट, पावर्स विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले तो वही पावर जो मैं आपको बता के हटाऊं क्या, कि यही तो बताएंगे प्रेसिडेंट को कि किस किस को कौन कौन सा मिनिस्टर बनाना है, चाहे ये दिन में 4 बार चेंज कर ले। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पावर है टू रेकमेंड पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर्स ऑफ बाय द प्रेसिडेंट। President can appoint only those person who are recommended by the Prime Minister। Similarly किसी भी मिनिस्टर को भी बोल सकते हैं कि चलो बेटा रिजाइन कर दो, चलो ठीक है, वो भी। और प्रेसिडेंट को तो बोल ही सकते हैं कि इसको डिसमिस कर दो। तो लगाना और हटाना किसके हाथ में? किसी को भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के। औपचारिकता होगी प्रेसिडेंट के थ्रू। He can bring about a collapse of council of minister by resigning from office। इसमें ना कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, कॉमन सेंस की बात है लेकिन फिर भी 1 सेकंड लगेगा। वो क्या है भाई? सुनो, एक है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक है आपकी लोकसभा। 2 चीजों को हमने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे 545 लोग बैठे हैं, उसमें से बीजेपी की सरकार आ गई, 300 बीजेपी वाले हैं। उसमें से हम अगर आर्गुमेंट से एक के लिए ले लें कि 70 लोग उनके मिनिस्टर हैं, सारे मिनिस्टर बना लो, इसमें मेन मिनिस्टर भी हैं, दूर दराज के मिनिस्टर्स भी हैं सारे। कैबिनेट और काउंसिल का फर्क मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ये 70 मिनिस्टर हैं, इनका जो हेड है मिनिस्टर्स हमारे सबसे बड़े वो हैं प्राइम मिनिस्टर। अब अगर मान लो आज प्राइम मिनिस्टर जी अपना रिजाइन दे देते हैं तो कोलैप्स क्या हुई? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी हुई थी ना 70 बंदों की, ये कोलैप्स हो गई। किसी भी कारण से वो अपना रिजाइन दे दें, उनको कोई भी कारण हो सकता है, किसी प्रधानमंत्री की सेहत ना अलाउ करे, मेंटल अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी। अब अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो आपकी ये काउंसिल कोलैप्स हुई है उनके कोलैप्स करने से। इन सब लोगों ने अपनी एमपीशिप थोड़ी लूज कर दी, ये तो एमपी के एमपी रहेंगे ही। अब बीजेपी ने देख लिया, बीजेपी के पास आज भी मान लो वो अपने एमपीशिप से भी रिजाइन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर, कि ना सिर्फ मेरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, इन एडिशन टू दैट मेरे को अपने एमपी भी नहीं रहना, मैं तो रिटायरमेंट की लाइफ जीऊंगा आराम से, कसौल घर बना लिया मैंने। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो भी इनके पास में 299 एमपी तो आज भी हैं, तो भी इनकी क्लियर सरकार बन सकती है। ये क्या करेंगे? किसी और को सामने रख देंगे कि चलो जी एक काम करते हैं, हम हमारे नए बीजेपी वाले लिख के दे देंगे सारे इकट्ठे होकर प्रेसिडेंट को कि लो जी हमारे पास 299 एमपीज हैं और हमारे लेट्स से नए
वो होंगे प्रधानमंत्री जी होंगे हमारे ABCD कोई भी बीजेपी के, ये बहुमत दिखा देंगे, नई कैबिनेट बन जाएगी, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएगी। इस काउंसिल में अब जो बाकी जो 69 लोग थे उनको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बाकियों को भी बनाया जा सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोलैप्स होना अलग बात है, लोकसभा का डिसॉल्व होना अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिजाइन किया है अपने ऑफिस से तो उससे क्या हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स किया है। प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने से लोकसभा कैसे डिसॉल्व होती है वो एक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वो अलग बात पे है, उस पे भी हम आएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप जितना कंपार्टमेंटलाइज तरीके से पढ़ोगे, जैसे मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ है जो कहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ कहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस तरह पढ़ोगे आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, वो भी अगर डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो गई। ये मैंने बोला ना, कोलैप्स होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इससे क्या हो गया, अब नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। ठीक बात, हो क्या जाता है ना, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ये देखो। एक दूसरी चीज क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया एमपीशिप से भी, और उसके साथ में ही रिजाइन कर दिया उसके कुछ खास 70 बंदों ने, और बीजेपी के मान लो टोटली आए होते 273। अब 70 बंदों ने जब रिजाइन ही कर दिया तो क्या इनके पास मेजोरिटी नहीं है कि 203 बंदे रह गए, 273 चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी भी ना दिखा पाए कि हाँ चलो जी इनसे सरकार नहीं बन रही, हमारे पास में मेजोरिटी है, वो भी नहीं दिखा पा रहे, ये भी नहीं दिखा पा रहे। फिर ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति जी बोले दोबारा चुनाव कराओ, री इलेक्शन के लिए बोल सकते हैं। वो सिचुएशन ऐसी अगर हुई, अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है तो ठीक है। तभी तो लोग बोल रहे थे अभी मध्य प्रदेश में कि सिंधिया जी का कितना स्ट्रांग होल्ड है कि कमलनाथ की सरकार में जो लोग मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन कर गए उसके कहने पे कि कोई बात नहीं, मिनिस्ट्रीज आती जाती रहती है, सिंधिया जी ने बोला तो चलो पहुंचो बेंगलोर, पहुंचो गुड़गांव। तो इस तरह से डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये ना इसको थोड़ा पेशेंटली सुनने की आपको, पॉलिटी है ना, जो पॉलिटी में आपको फिर पहले दिन बोला था कि आती सबको है, क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। उसका कारण क्या है, हम पेशेंस के साथ नहीं पढ़ते, हम एकदम ऐसे ना एक्साइटेड, इसका ये होएगा, इसका ये होएगा। थोड़ा डीप ब्रेथ बहुत जरूरी है पॉलिटी में। हमारे से भी गलतियां होती हैं पॉलिटी में, सबसे होती हैं, लेकिन जब भी कभी गलती होती है आज इतने साल पढ़ाने के बाद में, तो यही कॉमन चीज निकल के आती है कि मैंने जल्दबाजी में आंसर कर दिया। आराम से सोच के करो तो आंसर ठीक निकलता है, क्योंकि है क्या, लॉ है, लॉ किसी तर्क पे बेस्ड है। अगर आपका तर्क इंटैक्ट है तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुका हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, क्या पावर है इनके पास में, क्या प्राइम मिनिस्टर की वो रहती है, ड्यूटी रहती है कि प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रिंसिपल चैनल है ये। ठीक है, अब जैसे यार वही वाली बात है, अब कल जो बात हो रही थी, फिर मैं उसको वहां पे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन चलो अब बात हो रही है। अब यार अपना कभी भी ज्ञानी जैल सिंह का और राजीव गांधी का जो रिलेशनशिप था ना, उसको आप उसके बेसिस पे आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशनशिप होता है। इनका अच्छा रिलेशनशिप थोड़ी था यार, इनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, तभी तो जाते जाते इन्होंने कर दिया, इसका बिल रोक दिया कि अब तो मैं जा ही रहा हूँ, क्या करेंगे, मेरे को इम्पीच थोड़ी कर लेगा, इम्पीच करेगा इतनी देर में दोनों हाउसेस बैठेंगे, इतनी देर में नए प्रेसिडेंट ने आ जाना था। नए प्रेसिडेंट ने आते ही फिर क्या किया, वही बिल जो इन्होंने पॉकेट किया हुआ था उन्होंने वापस भेज दिया कि रिकंसीडर कर लो इसको। यू अंडरस्टैंड, इनका बहुत खराब रिलेशनशिप था। राजीव गांधी जी ये चीज करते ही नहीं थे, जो है ना कि रेगुलरली कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या चीजें काम कर रही है। राजीव गांधी जी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोलते हैं जब मैंने मिलना होगा मैं मिल लूंगा, जब मेरे को राइट टाइम होता है मैं मिल लेता हूँ प्रेसिडेंट से। ऐसे ऐसे अगर उस समय के आप इंडिया टुडे फ्रंट लाइन के आर्टिकल्स उठाओगे, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें ऐसा लिखा गया है कि ज्ञानी जैल सिंह जी अपना काम प्रेसिडेंट हाउस के गार्डन में करते थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था, ऐसा मान्यता थी कि यार उनकी स्नूपिंग हो रही है, उनके फोन टैप हो रहे हैं, उन पे नजर रखी जा रही है, और भी इतने सारे मुद्दे थे। ऐसा मानते थे राजीव गांधी के टाइम पे ऐसा कि ज्ञानी जैल सिंह जी जो है उससे पहले ऐसा मानते थे कि ये रहे हैं इन टच विद ये संत जरनैल सिंह पिंडरावड़ा,
इनके साथ में टच में है। तो इसलिए ना एक बहुत सिनिसिज्म था राजीव गांधी में और ज्ञानी जैल सिंह में एक दूसरे को लेके। इधर इसको थोड़ी आप बुनियादी सिस्टम मान के सोचोगे कि हाँ यार ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। नो, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी फॉर अ वेरी लिटिल वाइल। इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति आए उन्होंने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है कि यार नेशनल फ्रंट की सरकार है, कोalition सरकार है, वीक सरकार है, फिर भी हमारे राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट को पावर दे रहे हैं, भाई तुम डिसाइड करोगे सब कुछ, मैं तो यहाँ पे नॉमिनल हेड हूं। ये करना बड़ी सेंसिबल चीज थी राष्ट्रपति जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो इन थ्योरी पीएम क्या है, प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री ही। अगेन जो हमने लिखा है ना कि प्रधानमंत्री एडवाइस करेंगे किस किस चीज़ के लिए, किसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लगाना है, किसको सीएजी लगाना है, किसको चेयरमैन ऑफ यूपीएससी लगाना है, किसको इलेक्शन कमीशन लगाना है, एंड देन सो ऑन। ये चीज़ें भी सारी हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे रिपीट होंगी। नेक्स्ट प्री के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्या है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटरवे रिसोर्सेज, इंटरस्टेट रिलेशन में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ के लिए अभी क्या पता हो, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। अगेन आप एक चीज याद है, प्रेसिडेंट की एक डिप्लोमेटिक पावर बताई थी कि जितनी भी हम संधियां कर रहे हैं, जो भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन IMF, इन WTO, इन यूनाइटेड नेशन, वो क्या कर रहे थे, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। बट इन रियलिटी प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ की रोल इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी, और ये शुरू से ही ऐसा रहा है। नेहरू जी ने अपने पास ही रखा था फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो। हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर्स हैव ऑलवेज शोन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन हैविंग यूनिक फॉरेन पॉलिसी। मोदी जी ने भी अपने पास में फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अपने पास ही रखी। सुषमा स्वराज जी थे पासपोर्ट इशू करने के लिए लोगों को, सारी मेन जगहों पे वो खुद ही रिप्रेजेंट करते थे। नेहरू जी के टाइम से ऐसा चला रहा है। इंदिरा जी का भी यही था, इंद्र कुमार गुजराल का यही था, नरसिम्हा राव जी का यही था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये था, सब ने ऐसा किया अच्छा खासा। एंड देन ये तो मैं आपको बता चुका हूं दैट ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, चीफ स्पोक्स पर्सन। इसके बाद में हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। प्राइम मिनिस्टर आपको शायद थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि एक बंदा जिसके पास एक्चुअल पावर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूजुअली वो बंदे पढ़ाते हुए बोलते हैं कि यार कलेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव है कि इंडिविजुअल है। मेरी दृष्टि में, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव तो समझ आ ही जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या है? मान लो हम रेलवे मिनिस्ट्री की बात करते हैं। व्हेन आई से रेलवे मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, मान लो आर्गुमेंट से के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब यहाँ पे कि यार रेलवे मिनिस्ट्री में कोई घोटाला हो रहा है तो फिर जी रेलवे मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल हो गई, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हो गया। ये नहीं है कि यार कोई ट्रेन गिर गई, पॉलिटी के सेंस में बोल रहा हूँ। अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटी के, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये नहीं है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे जॉब्स निकाल रहा है रेलवेज के नहीं निकाल रहा, ट्रैक्स हमारे बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑल दिस स्कैम्स, ये हमारे इसकी बात नहीं हो रही। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? कोई भी मिनिस्ट्री कोई बिल लेके आई, रेलवेज में आपने कुछ चेंज करना है तरीके, द वे रेलवेज फंक्शंस, इट कुड बी एनी मिनिस्ट्री, इट कुड बी एग्रीकल्चर, इट कुड बी फॉर कोई भी मिनिस्ट्री लगा लो, वो बिल लेके आई, वो बिल लोकसभा से पास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये बिल अगर यहाँ से पास नहीं हुआ तो ये नहीं है कि तुमने पास किया नहीं किया, हमें क्या, हम तो ये फिर भी बिल चला रहे हैं ना। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है, इनको यहाँ से बिल पास कराना है। बट अगर ये बिल पास ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा जो है हमारी, इसका इस मिनिस्ट्री के बिल पे फेथ नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इस मिनिस्ट्री पे फेथ नहीं है। अब क्या होएगा? इट विल टेंड अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा कि भाई इसका मतलब जिस सरकार की ये मिनिस्ट्री है उसके पास लोकसभा में इतना भी बहुमत नहीं है कि वो अपना बिल पास करा सके,
तो पहली जो सबसे बुनियादी चीज है डेमोक्रेसी में वो क्या है कि सरकार जो चुनी गई है उसके पास बहुमत हो। इसी को तो डेमोक्रेसी बोल रहे हैं कि लोगों की सरकार हो। और वो लोगों की सरकार कैसे पता लगेगा, बोलते चुनाव करा लो, जो बहुमत से बोलेंगे डेमोक्रेसी में उनकी सरकार बन जाएगी। तो अगर वही नहीं है इसका मतलब लोकसभा को ये मिनिस्ट्री लोगों को नहीं रिप्रेजेंट कर रही। आओ जरा इसको चेक करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा ये सरकार गिर जाएगी। क्या गिरेगा, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है गवर्नमेंट गिरेगी, मिनिस्ट्री नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं है कि रेलवे मिनिस्टर को आज से हटा दो, भाई ये रेलवे मिनिस्टर तो बेकार है, इसका तो बिल ही नहीं पास हुआ। वैसे तो मोदी सरकार लोगों को पसंद है पर इनका रेलवे मिनिस्टर नहीं पसंद, ऐसा नहीं है। द होल मिनिस्ट्री डज नॉट रिप्रेजेंट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, हेंस द वर्ड कलेक्टिव। एक बार दोबारा जल्दी से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। बेसिक सी चीज में क्या बोल रहा हूं आपको, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम यहाँ पे गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे कि रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, उस भाषा में नहीं बोल रहे। रिस्पॉन्सिबल का मतलब सिर्फ इतना है कि रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस का मतलब सिर्फ इतना है कि ये मिनिस्ट्री जो है, कोई भी सरकार बन गई, सारी मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, 80 मिनिस्टर है मान लो, ये सारे के सारे मिनिस्टर ये इधर इस हाउस को रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इन्होंने जब भी कोई बिल लेके आना है हाउस से पास कराना है। ऑब्वियसली सरकार बनी हुई है तो हाउस से पास हो ही जाएगा, बीजेपी के पास 300 एमएलए है, एमपी है, बिल पास हो ही जाएगा। बट अगर मान लो कभी कोई कोalition गवर्नमेंट बनी होती है, हो सकता है ना भी बिल पास हो, तो इसलिए पहले ही सरकारों को पता होता है कि हमारे बिल पास होंगे या नहीं होंगे। बट इन एनी केस रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, बिल आएगा, लोकसभा की हामी चाहिए बिल पास कराने के लिए। अगर आपके पास में वही नहीं है इसका मतलब आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का, इनका आप में यकीन नहीं है इस मिनिस्ट्री में। दिस आइडिया इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दिस बेसिक आइडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी शुरू हो गई इंडिया में। दिस आइडिया इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उससे पहले क्या होता था, 1935 से पहले एक गवर्नर जनरल होता था इंडिया में, जब ब्रिटिश राज होता था। गवर्नर जनरल है, उसने लॉ ले आना है, तुम्हें पसंद आए ना आए, हाउस बना रखे हैं आपने, हाउस की हाँ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है। यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल। अब रिस्पॉन्सिबल जब आपको समझ आ गया, कलेक्टिव इजी है। वो ये है कि जिस भी मिनिस्ट्री का बिल आया हो, अगर वो बिल पास नहीं हुआ, अब आपका आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन कि भाई इनके तो अपने एमएलए एमपी इनके साथ में नहीं है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो पूरी सरकार के खिलाफ आएगा, सारी बाकी मिनिस्ट्रीज भी गिरेंगी, सरकार भी गिरेगी। ठीक, क्लियर? इस चीज को हम बोल रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी चीज को आप ऐसे पढ़ते हो कि मिनिस्टर्स सिंक एंड स्विम टुगेदर, ऐसा लिखा होता है ना किताबों में। डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंड ऑल द मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। ये होता है, अभी मैं आपको कैबिनेट बताऊंगा क्या होती है, तो आप देखोगे कि मान लो 10 बंदे हैं हमारे यहीं पे लगा लो, मान लो हमने आपको कुछ पढ़ाना है यहाँ पे, हमारे पास कितने सारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स में से मान लो हमने बोल दिया कि 4 टीचर्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं कितने बजे क्लास होगी, कितने बजे टाइमिंग होगा, वो कैबिनेट हो गए। बाकी सब टीचर्स भी उतने इंपॉर्टेंट है लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ गए, क्योंकि हमने माना कि यार कैबिनेट का साइज बस 4 ही रखते हैं, 4 लोगों से ना डिसीजन लिया जाता है, जब सबसे पूछते हैं तो सारा टाइम डिसीजन लेने में लग जाता है। ऐसा सा अगर आप एग्जाम्पल मान लो, अब जब हम 4 लोग डिसीजन ले रहे हैं, कोई मिनिस्टर कोई बंदा उससे एग्री करे ना करे, लेकिन जब कैबिनेट का डिसीजन लिया गया तो बाद में वो मिनिस्टर ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे से तो मेरी तो चली ही नहीं थी। अगर आपको डिसीजन नहीं पसंद आ रहा, आज ही आप रिजाइन डाल दो, प्रधानमंत्री जी किसी और को मिनिस्टर बना देंगे, बिकॉज आप सेल एंड सिंक टुगेदर, यू सेल एंड सिंक टुगेदर, अलग अलग नहीं है आपका सिस्टम। क्लियर? चले आगे। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, अगेन एक ब्रिटिश सिस्टम आप समझना। ब्रिटेन में क्या होता है, एक कहते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। किंग कैन डू रॉन्ग, नो रॉन्ग कहते हैं ना, ऐसे पता नहीं क्या होता था ना, ऐसे
डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, वैसा सही है ये भी। ये इंश्योर करने के लिए कि राजा की कभी कोई गलती नहीं होती, वहां पे एक सिस्टम है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्रिटेन में। जब भी कोई एक्ट के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पे एक्ट के ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, वहां पे एक्ट के ऊपर मान लो किंग के साइन हो रहे हैं। जब भी किसी एक्ट के ऊपर किंग के साइन होते हैं, उधर काउंटर साइन होते हैं मिनिस्टर के। और अगर ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो क्या बोले, वहां पे एक रिटन संविधान नहीं है, अगर ये एक्ट जो है ये इसके लिए लीगल प्रोविजन नहीं है वहां पे, तो उधर क्या होएगा, इस मिनिस्टर की गलती मानी जाएगी, किंग की नहीं गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया किंग कैन डू नो रॉन्ग, मिनिस्टर की गलती है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे इधर इन इंडिया देयर इज नो काउंटर साइनिंग मैकेनिज्म, मतलब देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर। मिनिस्टर ने कोई लॉ बना दिया है, वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा, बात खत्म। हाँ, अगर वो लॉ बनाया और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी देख लेगी, जुडिशरी विल टेक केयर ऑफ इट। बट मिनिस्टर को नहीं बोलेंगे भाई तूने लॉ कैसे बना दिया, तेरी गलती है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोर्ट्स हैव बीन बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। आप मिनिस्टर को नहीं बोलोगे कि आप ऐसा कैसा ले आए ये वाला लॉ, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोगों को नहीं पसंद, लोग 5 साल बाद सरकार को हरा देंगे चुनाव में। कोर्ट को नहीं पसंद, कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। मिनिस्टर की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें भी आप थोड़ा सा एक बार भूल के कि किताबों में क्या लिखा है इधर देख लो जरा। हमारे पास सोलर सिस्टम में सबसे बीच में आगे प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सबसे खास मिनिस्टर्स। ये कौन होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि ये मेरे खास हैं? यूजुअली कौन होंगे खास? डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरह के ये बड़े मिनिस्टर्स खास खास, मतलब मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इस तरह के जो मेन बंदे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं? कैबिनेट। कैबिनेट कैबिनेट सबसे कोर ग्रुप हो गया किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, किसी भी सरकार का। नाउ इसी के साथ में और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर सरकार बोलती है कि यार हमारे हिसाब से ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो कौन है? मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आर्गुमेंट से के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशंस, PRI से रिलेटेड, और दूसरे मिनिस्टर, तीसरे मिनिस्टर, चौथे मिनिस्टर, ये भी मिनिस्टर्स हैं। जब हम इनको भी मिला लेते हैं तो ये बन गए आपके मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी में और कैसे कैसे मिनिस्टर्स आते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एक सुपर सेट है, उसके अंदर एक सबसेट है कैबिनेट मिनिस्टर सबसे कोर में। अब हमारे पास में ना 1-2 तरीके के और भी मिनिस्टर्स आते हैं। पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS लिखते हैं उसको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ये स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। अगर मैंने बोल दिया ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पंजाब का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है या हरियाणा का अपना फॉरेन मिनिस्टर है, नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में नॉर्मली ऐसा कर देते हैं कि किसी को भी मिनिस्टर बनाया, मान लो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दिया आपने किसी को, जैसे कांग्रेस के टाइम पे SM कृष्णा जी थे, और एक और आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दिया जिसको आपने बोला MOS, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इट हैज, आई रिपीट, इट हैज नथिंग टू डू विद स्टेट एज इन राज्य, स्मॉल s वाला नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, ये बना रखा था शशि थरूर को, ठीक, क्लियर। इन्होंने, बीजेपी ने पहले उसको बनाया हुआ था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री थी हमारे सुषमा स्वराज जी के पास, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर जनरल VK सिंह को बना रखा था। तो ये जो मिनिस्टर है ना, ये क्या करता है? ये अदरवाइज तो इन्हीं को असिस्ट कर रहा है।
कई बार क्या हो सकता है, अगेन मैं आपको आर्गुमेंट्स एक के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो इसके अंदर ना बहुत सारे काम आ रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से एक है पासपोर्ट ऑफिस। तो मान लो अगेन रिपीट, ऐसा कर सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपके पास में श्री शशि थरूर जी, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यही आपके मिनिस्टर हैं, ये बस पीछे एक और बंदा लगा रखा है, बट इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया पासपोर्ट ऑफिस का, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो वो फिर लिखा जाएगा वहां पे क्लियरली क्रिस्प तरीके से बताया जाएगा दैट ही इज द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स विद द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक बात, चले आगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इसमें कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो आपको समझ आ गया, सबसे कोर वाले। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो मैंने अभी समझाया। और तीसरे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये क्या है, एक बार अब जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं। कैबिनेट जो मैंने बोला, प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट 15-20 मिनिस्टर्स, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। चीफ क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी, जो मर्जी बोल दो, सरकार के जो मेन है ना, सबसे मेन, वो ये कैबिनेट वाले हैं, सारा कंट्रोल इन्हीं के पास है। फिर आती है आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी हैं। और तीसरी आपके पास में आ रही है मिनिस्टर, ये हमने कर लिया। तीसरी आपके पास आ रही है डेप्यूटी मिनिस्टर। फाइनली ये कौन से हैं? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद आते हैं। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को किसी मिनिस्ट्री का, किसी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल सकता है। इनको क्या करते हैं? दे आर अटैच्ड टू कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू असिस्ट देम इन देयर ड्यूटीज। They are not members of the cabinet and do not attend cabinet meetings. Usually क्या होता है, सुनो भाई, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, वो सिर्फ कैबिनेट ही अटेंड करेगा। इनफैक्ट आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर हैं, नॉर्मल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ, मान लो पंचायती इंस्टीट्यूशंस करके कोई आपकी मिनिस्ट्री है, ये बंदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं है, डेप्यूटी मिनिस्टर भी नहीं है, प्रॉपर मिनिस्टर है, बट कैबिनेट का पार्ट नहीं है, तो कैबिनेट मीटिंग नहीं अटेंड करेगा अनलेस बुलाया जाए कि जी आओ, आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड मुद्दा हो रहा है। इन सब के साथ में भी ऐसा ही है, ये भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग तो सिर्फ कैबिनेट वाले ही अटेंड करेंगे अनलेस बुलाया जाए। ठीक बात। इसीलिए जो आपको बताया है कि जब भी कैबिनेट कोई डिसीजन लेगा, वो डिसीजन लिया जा रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड। कैबिनेट की मीटिंग में आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बैठे हैं, होम अफेयर मिनिस्टर भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, और सब बैठे हैं। जो एक बार डिसीजन ले लिया वो सबका डिसीजन है। आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये मेरी तो उस समय चली नहीं, मैं तो ना करता रहा। ना कर रहे हो तो यही ना करो, रिजाइन डाल लो भाई, इन थ्योरी बोल रहा हूँ, रिजाइन डालो और चले जाओ। जो डिसीजन है वो सबका है, यहीं पे लड़ो, यहीं पे मरो, जो करना है। बाहर जाके अगर कल को सरकार गिरेगी तो सब गिरेंगे, चलेगी सरकार तो सब चलेंगे। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ वर्किंग, रनिंग द गवर्नमेंट। सो दैट इज डेप्यूटी मिनिस्टर। फिर उसके बाद में हमारे पास एक और आते हैं जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ये ज्यादातर लगाए नहीं जाते। रिसेंटली शायद अकाली गवर्नमेंट जब सेकेंड टाइम आई थी तब भी लगाए थे, आई थिंक स्टेट्स में फिर भी लगा देते हैं। वो क्या है? दे आर मेंबर ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यार आपके पास 15% की रिस्ट्रिक्शन है, जो मैं आपको बता के हटाऊं। जितनी हाउस की कैपेसिटी है उससे मैक्सिमम 15% को आप मिनिस्टर बना सकते हो। कैबिनेट भी बांट दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी बांट दी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बांट दिए। अब आपको लग रहा है थोड़े बहुत को और 15% के अंदर अंदर थोड़े परसेंट को और अकोमोडेट करना है, क्या करें? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दो। दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल। कोई इनके पास डिपार्टमेंट नहीं है। ये क्या करते हैं? जो बड़ा मिनिस्टर है, मान लो आपके नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री का जो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज हैं उसमें ये वाले मिनिस्टर उनको असिस्ट करेंगे। तो अगर वो है ना ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वाली मिनिस्ट्री, उसके जो भी पार्लियामेंट्री मुद्दे होंगे उनको असिस्ट करने के लिए किसी को बना सकते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। किस चीज का? इस पर्टिकुलर महकमे, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का। तो बस टॉर है, काफी टॉर है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि कोई छोटी बातें हो रही है, यहाँ पे पूरे देश को चलाने की बातें हो रही हैं, बट एज सच ये कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता इनको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता इसका, एटलीस्ट यूपीएससी में तो नहीं बनता, पर एक वर्ड
1 मिनट लगेगा, वो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये कोई इसका संविधान में कहीं कोई बात है नहीं। मेरे को प्रधानमंत्री बनना था, मैं पीएम इन वेटिंग हूँ मान लो इतने सालों से, कोई और प्रधानमंत्री बन गया, मैं बोल रहा हूँ फिर मैं पार्टी छੱਡ के जा रहे हैं। फिर मेरे को बोला चलो सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, किसी का फ़ायदा नहीं है, अगर आप पार्टी छोड़ के जाओगे पार्टी भी टूट जाएगी, सरकार भी नहीं बनेगी, वो दूसरा बंदा पीएम बन जाएगा, आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। फिर मैंने बोला ठीक है, इन एडिशन टू दैट मैं ये भी लूँगा, ये भी लूँगा, ये भी लूँगा। कहते ठीक है जी, लोगों को, रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए, ठीक है। तो ये जड़ा है ये रूठड़ा यार मनाने लिए तुसी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कढ़ी है। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल रीजन से आप किसी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना देते हो। हमारी कंट्री में बने हैं कई लोग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देवीलाल जी बने थे हरियाणा वाले, आई थिंक आडवाणी जी भी रहे हैं एक बार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आई मे बी रॉन्ग हियर। यार अब ना इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे खड़े हैं ना यार, हम सुपर ह्यूमन नहीं है, हमारे से भी गलतियां होंगी, लेकिन ना गलतियां 3 तरीके की होती हैं टीचर से। पहली होती है जिसको हम बोलते हैं टंग स्लिप कर गई, जैसे कल मैंने बोलना था जयप्रकाश नारायणन, नहीं बोल दिया, देखो दोबारा वही होगी, बोलना मैंने जयप्रकाश नारायणन, बोलना चाहिए था मुझे मोरारजी देसाई, ये हमने वहीं पे ठीक कर ली, बिल्कुल ठीक है। दूसरी हमसे गलती क्या हो सकती है कि हम कोई फैक्चुअल एरर ही कर दें। जैसे हमारी पहली दूसरी क्लास थी तो मैंने पंजाब के राज्यसभाओं की सीट शायद मैंने 6 बोल दी, 7 थी, 5 बोल दी, 6 थी, जो भी लगा लो, इसको भी आपने ठीक कर लेना है। ये वाली को तो आपको पता ही है कि यार बंदा अगर इतना पढ़ा रहा है, बोली जा रहा है 2.5 घंटे से, स्लिप होगी टंग, पर हमें पता है क्या बोल रहा है। तीसरी चीज है भाई हमारा कोई ओपिनियन निकल आता है इनवॉलंटरली पढ़ाते हुए। अब मैं आपको साइंस तो पढ़ा नहीं रहा कि यार ये भी ग्रेविटी तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए सेम ग्रेविटी है, सब्जेक्टिव टॉपिक है। मेरे हिसाब से जो सही है आपके हिसाब से गलत हो सकता है, आपके हिसाब से जो गलत है मेरे हिसाब से सही हो सकता है। तीसरा होता है हमारा ओपिनियन। ओपिनियन में मैं बस आपको ये बोलूंगा कि वो ओपिनियन हमारा जो आपके तर्क से मेल खाता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये पेपर में भाई ये बंदा हो सकता है अदरवाइज अलग सोचता हो, ये मेरे को यहाँ पे डीएसपी बनाने के लिए खड़ा है, एसडीएम बनाने के लिए खड़ा है, सरकार का इतना बड़ा पेपर करवा रहा है मेरे को, तो हो सकता है उस पेपर को ध्यान में रख के अपने ओपिनियंस दे रहा हो। अगर आपका तर्क से मेल खाता है तो वो ओपिनियन आप रख लिया करो। अगर आपको लगे कि नहीं यार आई बेग टू डिफर, तो आप छोड़ दिया करो। पर यही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपने हमारा कोई ओपिनियन मानना या नहीं मानना, हम ट्राई करते हैं कि हम अपने ओपिनियन ना दें। इनफैक्ट सीरियसली स्पीकिंग, आज आपकी 9वीं क्लास है, कोई भी ओपिनियन अगर हमने दिया है, आप अगर हमें बोल दोगे ना सर आपने ये बात बोली थी, बताओ किसने बोली है ये, तो होपफुली हम आपको बता पाएंगे कि यार ये प्रताप भानु मेहता का व्यू है, ये योगेंद्र यादव का व्यू है, ये रामचंद्र गुहा का व्यू है। हम स्कॉलरली ओपिनियंस को ही बता रहे हैं आपको, अपने हम नहीं घुसाते बीच में। पर फिर भी अगर आपको लगे कि कोई ओपिनियन आपको नहीं पसंद, छोड़ दो उसको। कोई इतने में हमारी दोस्ती है, बाकी में हमारी यहाँ पे नहीं दोस्ती, ये बात नहीं पसंद आई, इस पर आपने फंसी नहीं होना ज़्यादा, ठीक है। हाँ, पर्सनल लेवल पे नहीं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद नहीं आ रही कि नहीं यार मैं पेपर में कैसे लिख सकता हूँ कि भारत की सरकार अच्छी है, ठीक है। तो भाई पेपर में लिख के आना है कि यार सरकार कर रही है जो कर सकती है, सरकारी पेपर है, ये नहीं बोलोगे यार चोर इकट्ठे हुए सारे, ठीक है। वो चाय पे चर्चा फिर कभी कर लेंगे, आप आया करो चंडीगढ़, हम करा देंगे आपको पूरी चाय पे चर्चा, ठीक है। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिकल रीजन से लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट हमारे पास आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाई सुनो, सबसे पहली चीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ मिनिस्टर नहीं है। लॉ मिनिस्टर एक अलग पोस्ट है, जैसे हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, तो 2 अलग अलग पोस्ट हैं। यही एक छोटी सी कंफ्यूजन बच्चों को होती है यूजुअली। ये कौन है? सरकार के सबसे बड़े वकील लगा लो आप। भारतीय सरकार के ऊपर भी केसेस होते होंगे, लोग करते हैं, हम इतने सारे पढ़ चुके हैं, दिस पर्सन वर्सेस दिस। इसमें ना एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर जितने भी आज तक आपने केसेस के नाम बताए हैं, फ्रॉम शंकरी प्रसाद टू कोलो केस, या अभी हमने और भी कितने सारे केसेस के नाम बताए हैं, इनकी ना आप हमें बैकग्राउंड बताओ तो हमें याद होंगे। और भाई नहीं, ऐसे अगर हम करने लगे तो फिर आपकी काम फैल जाएगा। बस आप इतना ही याद रखो, पॉलिटी में इतना ही जरूरत है, आपसे इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा यार। जीएस है, ये जनरल स्टडीज है, लॉ का पेपर थोड़ी है। उसमें आपको खुद से ही 2 बार रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चन सिंह केस है तो किससे रिलेटेड है, प्रकाश सिंह केस है तो किससे रिलेटेड है, इस तरह से विशाखा गाइडलाइंस है तो किस चीज से रिलेटेड है, केशव नंदा भारती, ये सारे इजीली आपको याद हो जाएंगे, कोई मुद्दा नहीं है। तो इनकी डिटेल में नहीं जाना कि असली में हुआ क्या था, आई वांट टू नो शंकरी प्रसाद केस में हुआ क्या था। बेसिक सा जब आप मेंस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मेंस में फिर भी स्कोप है थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने का, ठीक है। यहाँ पे सफिशिएंट है, ऑलरेडी ज्यादा बता रहे हैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की सरकार पे दुनिया भर के केसेस होने,
उन केसेस को किसकी सुपरविजन में डील करना है, तो वो हो गए आपके अटॉर्नी जनरल। ये एक अटॉर्नी जनरल बना दिया, इनके नीचे सॉलिसिटर जनरल लगे होते हैं, फिर इतने सारे वकील होते हैं जिनकी इम्पैनलमेंट हुई होती है। ये वकील सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं जब आप सरकार के ऊपर केस करते हो। इनफैक्ट हिंदुस्तान में जब आपको जुडिशरी कराऊंगा तो बताएंगे हम, हिंदुस्तान में वन ऑफ द रीजंस कि जस्टिस इतना डिले हो जाता है, 8-8 साल 9-9 साल केसेस चलते रहते हैं, उसका एक कारणों में से कारण है कि केसेस बहुत ज़्यादा है। और केसेस बहुत ज़्यादा होने का एक कारणों में से कारण है हिंदुस्तान की सरकार ही इतनी बड़ी लिटिगेंट है। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट जो केसेस चल रहे हैं इंडिया में वो सरकार की तो चल रहे हैं, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिटिगेंट, तो उससे प्रेशर जुडिशरी पे इतना पड़ जाता है और उसकी वजह से केसेस डिले होते हैं। कमिंग बैक टू दिस थिंग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसको? जो भी बंदा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब कितने करोड़ों लोग क्वालिफाइड हो सकते हैं, उनमें से किसको अपॉइंट करना है वो प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करेंगे। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर बता देंगे, प्रेसिडेंट जी लगा देंगे। काम क्या है इनका? पहले तो सरकार को लीगल एडवाइस देना, सरकार को लीगल एडवाइस, ये ठीक है ये गलत है, जैसे मैंने आपको हिंदू कोड बिल में बताया था एमसी सेतलवाद वाला इशू। दूसरा, वो परफॉर्म करना लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज जो उनको राष्ट्रपति जी असाइन करते हैं। अगेन राष्ट्रपति जी असाइन करते हैं मतलब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के थ्रू जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं। अब इनके पास पावर क्या है? ये वो है जो किसी भी हिंदुस्तान की कोर्ट में जाके पूरे हिंदुस्तान की टेरिटरी में अपनी बात रख सकते हैं। ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनके पास एक और पावर भी है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ये लोकसभा राज्यसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, वहां पे भी जाके ये अपनी बात रख सकते हैं, बट ये वोट नहीं कर सकते वहां पे। वोट कौन कर सकता है लोकसभा राज्यसभा में? वोट फॉर दैट मैटर किसी भी बॉडी में कौन कर सकता है? जो उधर का मेंबर है। तो मेंबर जो है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वोट करेगा। ये बाय वर्च्यू ऑफ हिज सूडो मिनिस्टीरियल एक स्टेटस है इनके पास में, सूडो वर्ड थोड़ा गलत हो गया, एक तरह का क्वाजी मिनिस्टीरियल इनके पास में एक स्टेटस है, मिनिस्टर के रैंक माना जाता है इनको। उस वजह से बाय वर्च्यू ऑफ दैट स्टेटस ये लोकसभा राज्यसभा में जाके अपनी बात भी रख सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते। ये चीज अब ये आप बताओ मेरे को, व्हेन आई से कि एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे आपने यहाँ पे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वर्ड फ्रेज सुना, आपने दिमाग में क्या सोचा? जल्दी से, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री चाहे अपने 5 साल के कार्यकाल में 50 एजी चेंज कर दे, चाहे हर 10 दिन बाद बोले यार नया एजी लगाना है, नया एजी लगाना है, कोई नहीं वो हो रहा, कोई आपको पार्लियामेंट से मेजोरिटी से पूछने की जरूरत नहीं है, यहां से साइन हुए, राष्ट्रपति जी ने साइन किए, बात खत्म। ठीक है, ही शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट मे डिटरमिन। ठीक बात, क्लियर? तो यहां पे हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म होते हैं। कमिंग बैक टू द होल पॉइंट, जल्दी से, प्रेसिडेंट आपको समझ आ गया कैसे अपॉइंट होता है, कैसे रिमूव होते हैं, उनकी पावर समझ आ गई। ठीक है, क्लियर? और ये भाई अगेन मेरी दोबारा गुजारिश है कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस नहीं है प्रेसिडेंट को, सिचुएशनल डिस्क्रिशंस हमारे प्रेसिडेंट के पास एग्जिस्ट करती हैं। तीसरी चीज आपको पावर्स के बाद में समझ आ गया। तीसरी चीज, वाइस प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैसे रिमूव होते हैं, मैंने बता दिया। इफेक्टिव मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट, ना कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब जो वैकेंसीज हैं उसको निकाल के जो बंदे पीछे रह गए उनकी वोटिंग के हिसाब से हटाया जाएगा। क्योंकि लक्ष्मीकांत हर बच्चा पढ़ता है, इसलिए मैं इसको रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि वहां पे ये मिस टाइपिंग है। हमारे नोट्स में भी ये मैंने अपेरेंटली चेक किया कि इसने मिस टाइपिंग की हुई है, तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफिकेशन डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, और पिंड कमेंट्स में भी लिख दिया। इफेक्टिव मेजॉरिटी द देन मेंबरशिप वर्ड है। उसके बाद में आपको प्राइम मिनिस्टर का पता लग गया, कौन है वो? सूरज है और उसके आसपास घूम रहे हैं बाकी मिनिस्टर जो हैं आपके नॉर्मल प्लैनेट्स। हालांकि कोई कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी स्ट्रांग हो जाता है कि वो सूरज है और बाकी सब रैंडम एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, किसी किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा भी लगता है। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स भी पता लग गई।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रिलेशनशिप भी समझ आ गया आपको। नेक्स्ट थिंग क्या थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सबसे बड़ी बॉडी है जिसमें 3 टाइप के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर को कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ था। 44th अमेंडमेंट ने एक बार मेंशन कर दिया था कि वो मिनिस्टर्स जिनको कैबिनेट रैंक स्टेटस मिल जाएगा वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। कैबिनेट रैंक क्या है इसके बारे में संविधान में ज़्यादा नहीं बोला हुआ, तो हम मान के चलते हैं कि सरकार बोल देती है ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार खुद ही बोल देती है। उसके बाद आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74-75, वो क्या बोल रहा है, हर 15%, 91st अमेंडमेंट बोलती है कि 15% ऑफ द टोटल हाउस के जितना उसकी वो है लोकसभा की पूरी मेंबरशिप, उसके 15% तक को ही मिनिस्टरशिप मिल सकती है। बाकी सब भी बीजेपी के एमपीज ही हैं। जो बार बार आपको कंफ्यूजन हो रही है ना प्राइवेट मेंबर कौन है, सारे को मिनिस्टर नहीं बना सकते। ये हो गया आपके खास मिनिस्टर्स। ये जो है ये काउंसिल का पार्ट हो गए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, जो इनको असिस्ट भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज भी है। डेप्यूटी मिनिस्टर के पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। फिर आते हैं हमारे पास पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, वो क्या करते हैं, कोई भी मिनिस्टर जो है उस मिनिस्टर के पार्लियामेंट्री अफेयर्स को मैनेज करने वाले डेप्यूटी मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी क्लियर हो गया आपको। आई होप एजी भी क्लियर है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्लियामेंट।